नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कि एक बड़ा खुलासा होने वाला है, ऐसा दावा किया गया है। ये भी बताया था कि एक संस्था है ओसीसीआरपी जो इस खुलासे को लाने का दावा कर रही है, और ये भी बताया गया था कि ये खुलासा हिंदुस्तान के किसी उद्योगपति के बारे में होगा। और ये भी बताया गया था कि कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इस खुलासे में सामने आएंगे। बहुत सारे मीडिया के हिस्से में लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सब खुलासा-वुलासा किसी को करना होगा तो पहले क्यों आएगा, वगैरह-वगैरह। और जिस संस्था की बात हो रही है ओसीसीआरपी, उसके पीछे रॉकफेलर फाउंडेशन, उसके पीछे और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो उनको फंड करते हैं। आज वो रिपोर्ट सामने आ गई है। ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट ने कुछ ऐसी जानकारियाँ दी हैं, जो जानकारियाँ ना होकर जानकारी की डिटेल है। जैसे कि घोटाला क्या हुआ था, ये हिंडनबर्ग ने बता दिया था। घोटाला कैसे हुआ था, ये भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अपनी तरफ से कह दिया था। ये जब सब इनके दावे हैं, और इनको कोई भी आप शब्द इस्तेमाल करें, इनको जब तक साबित नहीं हो जाते, सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, तो उसको उस तरह करके चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो बातें कही थी, जो धंधे का तरीका बताया था कि अडानी साहब अपना ही शेयर खरीद लेते हैं, इस रिपोर्ट में कुछ और भी मजेदार बातें पता चली हैं। और उनके साथ साथ जब ये रिपोर्ट आई है, तो इसमें सबूत है। हिंडनबर्ग कह रही थी, आप हमको चैलेंज करो कोर्ट में, आप आओगे तो हम सबूत पेश कर देंगे। लेकिन इन्होंने सबूत सामने रख दिए। अब पूरी दुनिया भर के अखबारों में, फाइनेंशियल टाइम्स में, गार्जियन में, सब जगह इसका बड़ा बड़ा उल्लेख है। तो ओसीसीआरपी जो है, उसने जो खुलासे किए उसको मोटा मोटा समझते हैं हम। फिर बात करेंगे, राजीव रंजन सिंह को भी बुला रहे हैं, वो भी आपके साथ यहीं पे ही होंगे। फॉर्च्यून इंडिया के जो बेहतरीन पत्रकार हैं। तो जो खुलासे वो उसमें किया है कि दो भाई थे, एक चीनी भाई था, एक अरबी भाई था। ये दोनों चीनी और अरबी भाई विनोद भाई साहब के जरिए इस पूरे खेल में शामिल थे। और उन्होंने जो फ्री फ्लोट था इस कंपनी का, यानी मैंने आपको समझाया था कि जैसे कंपनी के एक अपने पास शेयर होते हैं, वो शेयर होते हैं जो मार्केट में रोज बिक रहे होते हैं। तो जो मार्केट में शेयर बिक रहे होते हैं, उसके लिए 25% शेयर मार्केट में होने चाहिए, ताकि जनता को भी कुछ शेयर मिल सके। तो इन्होंने इन दोनों, अरबी और चीनी के जरिए, वो जो शेयर था उसको इन लोगों ने अपने पास में, वो भी इन्होंने ही खरीद रखा था। और मार्केट में इस रिपोर्ट के मुताबिक 3-4% ही शेयर था, जो अनुमान मैंने पहले आपको बताया था, एग्जैक्ट ये आया है। वो 3-4% शेयर जैसे ये खुद ही खरीदवा लेते थे, और तुरंत इनका शेयर ऊपर चला जाता था। तो ऐसे ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बने, एक तो ये रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट भी हैं। उन्होंने पूरी एक लिस्ट छापी है कि उनके पास कौन कौन से दस्तावेज है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हिंडनबर्ग ने खुलासा किया, जो इन्होंने खुलासा किया, और अडानी जिस तरह से खेल रहे थे लोगों की दौलत के साथ में, उस खेल के बहुत साल पहले डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भारत सरकार के लिखित में ये भेजा था, किसको, ईडी को, सेबी वेबी को, कि भैया जांच करिए। कब? 2013 में। 14 में इसका दावा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही उस जांच रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। डीआरआई यानी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वही है जिसने अडानी जी के पोर्ट पे कंसाइनमेंट पकड़ा था। इसमें बड़ा चाइना कनेक्शन निकल रहा है, बहुत बड़ा। इसमें सऊदी अरब का कनेक्शन निकल रहा है। इधर अडानी ग्रुप का कहना यह है कि ये रिसाइकिल कर दिया इन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स में, कुछ नया नहीं है। लेकिन पहले एक कहानी थी, अब कहानी के साथ में सबूत भी हैं। ये फर्क है। डॉक्यूमेंट्स का भी दावा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो पहले जांच थी, जब पहले ही पता चल गया, यानी मोदी जी के सरकार में आते आते पता चल गया था कि अडानी जी क्या कर रहे हैं, और वैसा ही जो आज हिंडनबर्ग लेकर आया है। लेकिन इतने साल तक उसको टाले रखा गया जब तक हिंडनबर्ग ने खुलासा नहीं कर दिया। अब जांच हुई है, और ये ऐसे समय पे डॉक्यूमेंट बाहर आए हैं जब सेबी ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। यानी सेबी में अगर समधी वाला एंगल चला, या कुछ और गड़बड़ हुई, या उस रिपोर्ट में बचाने की कोशिश हुई अडानी को, तो ये खुलासा बड़े सवाल खड़े करेगा। अब चलते हैं राजीव रंजन सिंह के पास। फॉर्च्यून इंडिया के जो सीनियर पत्रकार हैं वो हमारे साथ हैं, और उनसे समझते हैं कि मसला क्या है।
राजीव जी, अब हम शुरू करते हैं और आप बताइए कि साहब ये जो मसला है ये है क्या? क्या रिपोर्ट आई है? ये अचानक क्या नया खुलासा हुआ है? इसमें नया क्या है? अडानी ग्रुप तो कह रहा है ये पुराना खुलासा था, उसी को रिसाइकिल कर दिया गया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फैसला आ जाएगा, वगैरह वगैरह। देखिए, पहले तो थैंक्स अ लॉट मुझे इनवाइट करने के लिए अपने आपका प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है, मैंने भी बहुत इनफॉर्मल होकर सीधे आपसे सवाल कर दिया। स्वागत है आपका, ये आप ही का चैनल है। नहीं नहीं नहीं। जी, तो देखिए इसके अंदर में क्या है, कई सारी नई चीजें आई हैं। सबसे पहली जो चीज जो इसके अंदर में न्यू है वो ये डेवलपमेंट है कि ये हमें पता चला है कि 2014 जनवरी में जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है उसके जो मुखिया थे उन्होंने सेबी चीफ को लेटर लिखा था, जो यूके सिन्हा जी जो थे उस टाइम में, कि भाई हमें अदानी के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, ऑफशोर फंडिंग हो रही है और कुछ उनके स्टॉक्स में, और जी, आप इन चीजों की थोड़ी जांच कीजिए। अब जी, 2014 में ये जांच, ये जनवरी में लेटर लिखा गया और फरवरी 2014 में जब इलेक्शन का पूरा टाइम चल रहा था, प्रचार चल रहा था, ये सब चल रहा था, तब सिन्हा जी को एक एक्सटेंशन मिला और फिर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में उनको फिर से एक्सटेंशन मिला और फाइनली हमको पता ही नहीं चला कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया कि नहीं किया कि क्या हुआ। तो सबसे पहला जो इसमें खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि सेबी के जानकारी में इस बात को लाया गया था कि आप इस यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप इसकी जांच कीजिए। तो वो मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने किया कि नहीं किया, और इसके बारे में हिंडनबर्ग ने भी ये पर्टिकुलर लेटर के बारे में कुछ इसमें मेंशन नहीं था। तो ये एक नई चीज आई है। दूसरी क्योंकि अभी चीज तक जो जो, बात हो रही थी उसके हिसाब से 2016 में जी सेबी ने पहली बार इसको उठाया था मसले को, और जो डीआरआई की जिसमें जब निकल सकता था, कुछ बड़ा खुलासा हो सकता था, तब जो है वो इसको ये दावा किया जा रहा है कि इसकी लीपापोती की गई। तो 2016 में जब उठाया गया तो मोदी सरकार ने 2017 से 2016 से 2017 में भी तो एक बार एक्सटेंशन दिया इनको। देखिए जी, ये पूरा एक्सटेंशन का जो कारोबार है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स को एक्सटेंशन देने का जो ये व्यवहार है, इस पे पूरी तरीके से नियंत्रण लगना चाहिए। ये अभी हम ईडी में भी देख रहे हैं कि इतना इशू बन गया है। भाई इस देश में हजारों ब्यूरोक्रेट्स है, एक से एक आईएएस ऑफिसर है, आईआरएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर है। ये आप लोगों ने क्या नाटक, क्या टंटा लगा के रखा हुआ है कि वही अधिकारियों को आप एक्सटेंशन देते जाएंगे। कितना डिमोरलाइजिंग है ये बाकी अधिकारियों के लिए कि भाई वो ईमानदारी से काम करें, आप उनके प्रमोशन के लिए कोई जगह ही नहीं बन पाती है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल जाते हैं हाँ सही लोगों बात है। को। जिस आदमी को चीफ बन के रिटायर्ड होना चाहिए वो अपनी बारी का इंतजार करता रहता है, क्योंकि इनको आप एक्सटेंशन दिए जाते हैं, वो रिटायर हो जाता है। और कभी एग्जैक्टली कभी ऐसा भी होता है, सीएजी के केस में भी हुआ, बहुत सारे केसेस में हुआ कि जो सीनियर मोस्ट 3 बड़े अधिकारी थे, जिनका जिनका नंबर था, उनको बाईपास करके किसी एक अधिकारी को बिठा दिया गया। तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको जब ये बहुत समझने की बात है कि ये बहुत सादा तरीके से समझने की बात है कि भैया जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको कुछ तो फायदा होता होगा, तभी तो अपनी पसंद का अफसर रखते हैं। वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा तो था संजय सिन्हा के मामले में, जो ईडी चीफ हैं, कि भैया धरती जो है वीरों से खाली हो गई है क्या? यही अधिकारी बचे हुए हैं? तो ये एक अलग खेल है कि एक अपना आदमी, अपना प्यादा, अपना पहलवान बिठा दो, और फिर उसको उसके जरिए वो आपके लिए आंख बंद करके सारे कानून, संविधान, शपथ को एक तरफ रख के काम करता रहेगा, और उसके इनाम में उसको एक्सटेंशन मिलेगा। बाद में उसको कहीं सदन वदन की सदस्यता भी मिल सकती है, पुरस्कार भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो ये यही मैं बोल रहा हूं कि ये जो एक्सटेंशन का पूरा जो व्यापार है, कारोबार है, मैं तो इसको कारोबारी समझता हूं कि इसमें बिना क्विट प्रो को के, बिना कोई गिव एंड टेक के इस देश में हजारों ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो जी, आप उसी एक आदमी को क्यों एक्सटेंशन दे रहे हो? ये कहीं नहीं जी, होता, ये अपने इंडिया में ही होता है कि भाई एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहे हैं। तो जी, इस चीज के ऊपर में रोक लगनी चाहिए। अच्छा, मैं ये पूरा मुद्दा आपके दर्शकों को समझने के लिए कि आज की रिपोर्ट में आया क्या, जी, जी, ये जी, थोड़ा मैं जी। समझा देता हूँ। हाँ, सरल भाषा में उसको देखिए, समझना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए इसमें ये कहा गया है, ये जो आज जो रिपोर्ट आई है इसमें जी, क्लियरली ये मेंशन है कि दो व्यक्ति, चैंग चुंग लिंग और नासिर अली
शहबान अहली, ये दो व्यक्ति जो है ये विनोद अडानी जी के काफी करीबी लोग हैं, और ये दो लोगों ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कई कंपनीज, अपनी शेल कंपनीज खोली। इन शेल कंपनीज में जो पैसे आए वो कहां से आए ये किसी को नहीं मालूम, ये इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा है। वो जो पैसे चैंगचुंग निंग के पास में आए, जो शेल कंपनी थी, वो पैसे उठा के उन्होंने बरमुडा में एक और कंपनी थी उसके अंदर में डाला। अब ये बरमुडा की जो कंपनी थी, इसने जो भी पैसे आए उसको उठा के दो फंड्स हैं, ग्लोबल इंडिया रिसर्जेंट फंड एंड ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड। ये दोनों फंड्स के अंदर में, मतलब ये जो बरमुडा बेस्ड जो फंड था, कंपनी थी, जो भी आप समझना चाहे समझ लें, उसका नाम था ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, तो ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड ने पैसा उठा के जो है आपके रिसर्जेंट इंडिया फंड के अंदर में पैसे डाले और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर में पैसे डाले। ठीक है, जी। अब सवाल ये उठता है, अच्छा ये डाले, ये पैसे फिर उन कंपनी से, उन दो फंड से वो पैसे अदानी ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में आया। अब मेरा ये कहना है कि भाई यदि आपको पैसे डालने ही है तो इतनी वेब ऑफ कंपनीज बना के पैसे डालने की क्या जरूरत है? आप सीधा सीधा इन्वेस्ट कीजिए भाई। आपको मालूम है मॉरिशस एक टैक्स हेवन है, वहां पे आपने एक कंपनी बना दिया, वो कंपनी से उठा के आप अदानी के ग्रुप में जो भी कंपनी में डालना है उसमें डालिए। अब ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड जो बरमुडा का है, उसने उठा के पैसे डाले इंडिया इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड में, इमर्जिंग मार्केट रिसर्जेंट फंड में, फिर वो इमर्जिंग मार्केट रिसर्जेंट फंड और इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड ये उठा के पैसे जो है वो विनोद अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में डाल रहा है। तो ये इतना जो गोलमोल वेब ऑफ कंपनीज बनाई जा रही है, इसकी जरूरत क्या है? इसका मतलब है कि आपको छिपाना चाह रहे हो इस वेब के पीछे में। तो एक ये सवाल उस वक्त भी मैंने उठाया था और ये काफी लोगों ने रिपीट किया इसको, और इसको बाद में पॉलिटिकल इंडिया में भी किया कि भाई वो जो 20,000 करोड़ रुपए हैं जो ये जलेबी छिन रही है जिनसे, वो है किसके? वो जो दो आदमी हैं, एक अरबी आदमी और एक जो आपका चीनी आदमी, चाइना और अरब। अब विचारधारा वाले समझ ले जरा, दो एंगल हैं अरब का और चीन का। इन चीन और अरब वाले आदमियों के पास कहीं से पैसे आते हैं, कहां से आते हैं पता नहीं। उस पैसे से वो एक कंपनी है उसमें पैसे लगाते हैं, वो कंपनी का एक फंड है जो शेयर वेयर खरीदता है, वो फंड है, मतलब उसमें लगाते हैं पैसे। वो फंड फिर दो और कंपनी में पैसे लगाता है और वो दो और कंपनियां अडानी के शेयर खरीदती हैं। अब मैं इसको, देखिए राजीव जी, हो सकता है आप मुझसे सहमत ना हो सकता है कोई भी सहमत ना हो, ये मेरा विचार है, बहुत कच्चा विचार है, इसका कोई बहुत, इसको ऐसा नहीं है कि मैं सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन ये जितने भी घोटाले हुए हैं अभी, जितने भी अडानी ग्रुप का हुआ है या जो भी हुआ है, जो सामने आ रहे हैं या आज भी रिपोर्ट आई है, ये जो चीनी और अरबी आदमी है, इस चीनी और अरबी आदमी के पास पैसे कहां से आए, इसको हम थोड़ी देर के लिए गैस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी आदमी को आज की तारीख में 500 करोड़ रिश्वत देना चाहते हो, 1000 करोड़ रिश्वत देना चाहते हो, तो आप, जैसे सरकार ने कहा था काला धन, ऐसे कोई 2000 के नोट गिन के नहीं देता है, सोने की सिल्लियों में नहीं देता। ये काम तो छोटे मोटे अफसर लोग करते हैं, ये जो इंस्पेक्टर टाइप के लोग होते हैं वो लोग लेते हैं इस तरह पैसे। तो वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा आईएएस कर लेगा। बड़े लोग क्या करते हैं, उस पैसे को कहते हैं कि भैया एक काम करो, एक कंपनी है वहाँ पे ABCD नाम से, कहाँ पे, टैक्स हेवन किसी कंट्री में, उस कंपनी के शेयर खरीद लो आप। उस कंपनी के शेयर की औकात 10 पैसे है, ये खरीद लेंगे उसको करोड़ों रुपए में। फिर वो जो करोड़ों में खरीद लेते हैं, बाद में वो कंपनी जिन अधिकारी महोदय के को रिश्वत दी गई है, वो कौड़ियों में उस कंपनी को खरीद लेते हैं, करोड़ों वाली को। तेजस्वी यादव का केस आपको याद होगा, उसने भी इसी तरह से एक कंपनी, उसमें बहुत सारा पैसा था, उसको सस्ते में खरीद लिया था, जिसको बाद में कहा जा रहा है कि वो पूरा जो घोटाला था लालू यादव वाला, जिसमें लैंड फॉर जॉब वाला मामला था, उसमें शामिल था। तो क्या होता है कि अब रिश्वत देने के बजाय जो रिश्वत लेने वाला है वो बताता है एक बेनामी या कुछ भी अर्जी फर्जी कंपनी, उस कंपनी में आप पैसा डाल देते हो और वहां से वो आदमी उस कंपनी को ही खरीद लेता है, उसका पैसा चला जाता है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों कंपनियों में, जो चीनी आदमी की कंपनी है और जो अरबी आदमी की कंपनी है,
ये दोनों कंपनियां 20,000 करोड़ रुपए अडानी साहब की कंपनी में लगा रही हैं। ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है, कहां से आया, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। कहानी जो शुरू हो रही है इनके इन्वेस्टिगेशन की, ये उसके बाद से हो रही है। क्या हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को ये जितनी सारी मेहरबानियां हम लगातार पढ़ रहे हैं, उसको एक्सटेंशन दे दिया, डीआरआई ने लिख के दिया, जांच नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल फिगर या कुछ पॉलिटिकल लोग या कुछ अधिकारी, कोई भी हो सकता है जो पावरफुल आदमी हो, या हम सीधे यही कहें कुछ पावरफुल लोग, उनकी रिश्वत का पैसा ये अरबी और चीनी के जरिए लगा है? क्या इसमें इतना बड़ा चाइना कनेक्शन है कि चीन जो है वो हिंदुस्तान, अगर एक चीनी आदमी, आप नहीं जानते कि उसका चीन की जासूसी संस्थाओं से क्या संबंध है, आप नहीं जानते कि उसका उसका चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से क्या संबंध है, आप नहीं जानते हैं कि वो आदमी मोल है कि क्या है, वो आदमी पैसा लगा रहा है अडानी साहब की कंपनियों में। क्या इसमें चीनी हाथ है? और वो पैसा अडानी साहब की कंपनियों में भी कैसे लग रहा है? अब आप सोचिए, वो अडानी साहब की कंपनियों में ऐसे लग रहा है कि जो पैसा आपने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेकिन समझ जले भी है, वो जो रिश्वत का पैसा आपने, मान लीजिए जो रिश्वत के बदले में पैसा आपने दिया चीनी आदमी की कंपनी में, वो पैसा चीनी आदमी की कंपनी में सीधे देने के बजाय, मतलब अडानी का शेयर खरीदने के बजाय, वो नेताजी को या वो अधिकारी जी को या पावरफुल आदमी को अडानी का शेयर देने के बजाय वो पैसे चीनी कंपनी में लगाए जाते हैं, और चीनी कंपनी अडानी का शेयर खरीदती है, ऐसे समझिए, वो चीनी आदमी की समझ लीजिए। और वो जब अडानी का शेयर खरीदती है तो अडानी को दो फायदे होते हैं, एक तो उसको रिश्वत देने का भी जरिया मिल गया, अगर अडानी ने दी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने ही दिए, और दूसरा ये फायदा होता है कि ये जो है शेयर का दाम भी बढ़ जाता है, और धीरे धीरे इस रिश्वत की खरीदारी करते करते अडानी जी का जो शेयर मार्केट में पड़ा था वो सारा शेयर तो अडानी जी के पास आ गया, मार्केट में बचा छोटा सा शेयर, उस शेयर को जैसे ही खरीद लो दाम बढ़ जाता है। ऐसे करके इन्होंने शेयर के दाम बढ़ा बढ़ा के, जैसा हिंडनबर्ग का दावा था, ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। तो ये जो मेरा अनुमान है, जो मैंने अभी तक आपको बताया, जो मुझे लगता है, क्या ये मोडस ऑपरेंडी हो सकता है? इस तरह के मोडस ऑपरेंडी दुनिया में अपनाए जा रहे हैं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आई मीन कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कई सारी थ्योरीज हैं। जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, आपने एकदम सही बोला, मैंने भी कई प्लेटफॉर्म्स पे ये बोला है, आपको भी, आपसे भी बातचीत में बोला है कि भाई इस मेन मुद्दे का जो सबसे अहम बिंदु है इन्वेस्टिगेशन का, वो है सोर्स ऑफ फंड। वो पैसा कहां से आ रहा है? हम ये तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पैसा आ गया तो स्टॉक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मिनिमम शेयर होल्डिंग का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ, पर भैया पैसा आया कहां से? जो मेन जो मुद्दा है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, उस पर किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो जब तक उस चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब तक इस पूरे मुद्दे के क्या बोला जाता है, एपिसेंटर हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार बिंदु, हाँ केंद्र, केंद्र में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। आई मीन आप सोर्स ऑफ फंड के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा रहे हो, और आपने सही उठाया कि भाई ये चैंग चुंग लिंग जो चाइनीज है, और जो ये अहली साहब है जो एक अरबी आदमी है, मुस्लिम है, इनके पास में कहां से पैसा आ रहा है? ये कौन लोग हैं? ये 470 मिलियन डॉलर, 430 मिलियन डॉलर ये कहां से लेके आ रहे हैं? इनका क्या व्यापार है? ये तो बहुत इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा। देखिए, ये चीनी और अरबी दोनों जो है, इनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट विनोद भाई साहब के जरिए अडानी की कंपनी में क्यों है हिंदुस्तान में? ये चीनी अरबी भाई क्या अडानी की कंपनी में क्यों है? एक चीज, और दूसरा, जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उस कंपनी को कंट्रोल करने की आपकी जितनी ज्यादा हैसियत होगी, उतना ही आप खुल के पैसा लगा सकोगे। आपकी, राजीव जी, दुकान है, शोरूम है आपका, अगर मुझे लगता है कि मैं आपके शोरूम में, मेरी मर्जी से बिजनेस होगा, तब भी मैं आपकी ये पार्टनरशिप 30% की खरीदूंगा कि आप मेरी सुनोगे, वरना मैं पैसा लगाऊंगा डूब जाएगा। तो अब तो इसलिए चीज चुंगली को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि अडानी जी की कंपनी हमारे हिसाब से चलेगी, और ये जो चीनी आदमी और अरबी आदमी हैं, इनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है। इनके पास जहां से पैसा आ रहा है उसको ये कॉन्फिडेंस है कि ये जो अडानी है ये हमारे हिसाब से ही चलेगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, और ये हमारी बात से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए हम इसके पास पैसा लगा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस है इसका।
और इसको जांच करना बहुत जरूरी है। मैं जो कह रहा हूं ये कुछ भी केवल अपने सुझाव, देखिए कोई भी जब जांच शुरू होती है उससे पहले कुछ संभावनाओं से शुरू होती है। ये संभावना मुझे लग रही है जो मैं बता रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही किया इन्होंने, लेकिन जांच बेहद जरूरी है और हर एंगल से जरूरी है कि कहीं ये पैसा उन लोगों का पैसा तो नहीं है जो आसानी से अडानी की कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं और वो उस पैसे को उस चीनी अरबी के जरिए वो फिर एक कंपनी में डाल के फिर दो कंपनी में डाल के अडानी साहब के पास पहुंचा रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. ये पूरे मुद्दे में जो मेन चीज आई है वो ये है कि भारत से पैसा बाहर कैसे जाता है या भारत के अंदर पैसा किसका आता है। ये टेरर फंडिंग हो सकती है, ये पॉलिटिकल करप्शन, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया था सदन में, पॉलिटिकल करप्शन फंडिंग हो सकती है, ये किसी दुश्मन देश की फंडिंग हो सकती है, ये जेन्युइन फंडिंग भी हो सकती है। वी डोंट नो, बट इस चीज का जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा हम ये कैसे मान ले कि भाई ये जेन्युइन फंडिंग है और दूसरे जो आयाम है हम उनको कैंसिल कर दे। उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। और आपने बहुत ही खूबसूरत पॉइंट उठाया, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और जो लाइन बोला कि भैया चैंग चुंग लिंग या हल्ली साहब, नासिर नासिर हल्ली जी, इनको भले ही भरोसा हो चाहे नहीं हो कि अदानी हमारे हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा, बट ये जहां से पैसे आ रहे हैं यदि ये उनके पैसे हैं तो ठीक है, उनका ही भरोसा होगा। और यदि नहीं है तो जहां से भी पैसे आ रहे हैं उन लोगों को यकीन है कि भाई ये जो है हमारी बातों को सुनेंगे, तभी पैसे डाले जा रहे हैं। क्योंकि इनके पास में जो भी फंड था, ये दो फंड्स के पास में, वो पूरा का पूरा 100% इन्होंने अदानी में शेयर किया। ऐसा नहीं है कि 10% अदानी में खरीदा, 10 अंबानी में खरीदा, 10 टाटा ग्रुप में खरीदा, 10 आदित्य बिरला ग्रुप में खरीदा, 10% गोदरेज में खरीदा, 10% महिंद्रा में खरीदा, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा पैसा अदानी ग्रुप की ही कंपनीज में लगा है। तो ये अपने आप में जो है बड़ी ही संदेश और हास्यास्पद चीज है और कि भाई बीच में चेन में एक चीनी और एक अरबी आदमी आ जाते हैं तो आप उनकी संपत्ति की जांच भी नहीं कर सकते हैं कि भाई तेरे पास प्रॉपर्टी कहां से आई, आय से अधिक संपत्ति है तो मैं जांच करूंगा, नहीं कर सकते। ईडी उसकी जांच कर नहीं सकता क्योंकि वो विदेशी नागरिक है। आप एकदम सोचिए ना सही। कि किस तरह से इसको उलझाया गया। अच्छा, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें अच्छा, कुछ विनोद डॉक्यूमेंट्स अदानी वगैरह, खुद जाके बैठे हुए हैं, विनोद अदानी खुद जाके अरब में बैठे हुए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो ये पूरे मुद्दे के जो केंद्र में है वो तो विनोद अदानी है। या तो विनोद अदानी स्वेच्छा से भारत में आए और उनसे इंटरोगेशन हो, या उनका प्रत्यार्पण किया जाए। अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ को मिला है एक्सटेंशन, भाई सीबीआई ईडी इन लोगों ने मिलकर फिर प्रत्यार्पण की बात करनी चाहिए। ये क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे हैं विनोद अदानी से इन्वेस्टिगेट करने की। हाँ, इतने या तो वो इतने जांच को ज्वाइन सारे करें या उनको उनको जबरदस्ती लाया इतने जाए। सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर में आपने रेड मार दी, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं हुई, तो विनोद अदानी का इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या परेशानी हो रही है? आप या तो स्वेच्छा से उनको बोलिए कि आप आइए और हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनिए, और नहीं तो आप प्रत्यार्पण का एप्लीकेशन लगाइए। इस उसमें कुछ हुआ क्या? ये जितना फाइनेंशियल स्कैंडल है मेरे हिसाब से उतना ही बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल भी है। क्योंकि पॉलिटिकली यदि विल, आप विलिंग, आपके अंदर विल है, पॉलिटिकल विल है, तो जी, आप इस चीज के तह तक पहुंचने में आपको समय नहीं लगेगा। आप 2014 से लेकर 2023 अभी आ गया, 10 साल से ये क्या कर रहे हैं? तो भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के फेस पे बड़ा एक करारा थप्पड़ है कि 9-9 हाँ, 10-10 साल आपको लग जा रहे हो और आप कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हो। और विरोधी पार्टी के नेता ऐसे चुटकियों में अंदर जाते हैं, जरा जरा सी बातों पे जाते हैं, जरा जरा सी बातों में उनके आरोप बढ़ते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने, ये कहा गया है कि उनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। किसने कहा है? ओसीसीआरपी ने कहा है। उसमें कह रहे हैं कि एग्रीमेंट है जिसमें मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, एन एग्रीमेंट फॉर एक्सेल टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस टू ईआईएफटी एंड ईएमआरएफ वाज साइंड फॉर एक्सेल बाय विनोद अडानी हिमसेल्फ इन 2011। एक एग्रीमेंट की कॉपी है। एक 2015 का एग्रीमेंट है, उसको विनोद अडानी ने साइन किया है और उसमें असेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, उसके उसके साथ में है। इसी तरह से 4-5 डॉक्यूमेंट, और इसके साथ साथ जो इंटरनल मेल हुए इन लोगों के कंपनी के अंदर ही अंदर, वो भी हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट, अच्छा एक चीज बताइए, आपको क्या ये लगता है कि ये जो सेबी की जांच हुई है और उसको जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई है,
अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। ये जो खुलासे की टाइमिंग है, क्या ये बताती है कि ये खुलासा अब सेबी को एक्सपोज करने जा रहा है? क्योंकि अगर इस खुलासे में जो डॉक्यूमेंट और दूसरी चीजें हैं, अगर कोई आदमी इसको मुद्दा बना के सुप्रीम कोर्ट में लगा देता है और कहता है कि साहब सेबी की जांच के साथ साथ इसको भी जांच लीजिए, या वो सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए उसको नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन एक सवाल तो रहेगा कि भाई सेबी ने तो ये क्लीन चिट दे दी, काल्पनिक है, जरूरी नहीं है क्लीन चिट मिले, हो सकता है कि कार्रवाई हो। तो ये जो उसने ग्राउंड दिया है और सेबी के हाथ कट गए हैं, रिपोर्ट वो दे चुका है, तब दिया है, तो इसके बाद में बहुत तगड़ी परख होने वाली है। क्या सेबी ने लीपापोती की है, बचाने का काम किया है? इस तरह के सवाल उठेंगे। देखिए सेबी में ना बड़े ये ब्यूरोक्रेट बड़े इंटेलिजेंट है। इन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि हमने 24 में से 22 केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर ली है, 2 अभी भी बचा है। जैसे उनको लगेगा कि हमारी गर्दन जो है ना, कभी फंस सकती, तो बोलेंगे 2 तो बचा ही है, 2 तो बचा ही है, हम कहाँ बोल रहे, 2 पे तो कर ही रहे। ये और चीनी अरबी रह मेरा गए थे अभी। है क्या चीनी बोले? अरबी वाले रह गए थे। चीनी अरबी वाले रह गए थे, वो जो 2 जो बचे हैं वो चीनी और अरबी वाले हो सकते हैं। तो मेरा कहना है, मुझे जो लगता है, देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इनको पूरी तरीके से क्लीन चिट से भी देगा अदानी को। लगता इनके नहीं है। ऊपर में छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो लगाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि यदि नहीं लगाया तो सेबी की अपनी विश्वसनीयता जो है उस पर बहुत बड़ा भट्टा लगने वाला, भट्टा लग भी गया है। जिस तरीके से इन्होंने एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लिए हैं, तो और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी ने क्लियरली कैटेगोरिकली लिखा है कि दे हैव चेंज द लॉ एंड इट इज नाउ बिकमिंग अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। आपको क्या जरूरत थी रूल चेंज करने की 2018-19 में? पहले भारत सरकार ने किया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में चेंज कर दिया इन्होंने रूल। उसको उसकी देखा देखी में इन्होंने अपने सेबी ने अपने लॉ में चेंज किया कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप जो है, यानी कि कंपनी का असली मालिक कौन है, वो बताने की जरूरत नहीं है। आपने बेनिफिशियल ओनरशिप भी बता दिया, अल्टीमेट बताने की जरूरत नहीं है, आपने बेनिफिशियल ओनरशिप भी बता दिया, यानी डायरेक्टर भी बता दिए, ये फंड मैनेजर्स के नाम भी दे दिए, तो हो जाएगा काम। ये क्या तो जरूरत थी सिंपल आपको तरीके करने की? से वो 20,000 करोड़ रुपए किसका था चीनी अरबी के पास जो आया था, वो आपको बताने हाँ, की जरूरत नहीं है, मतलब सीधी सी बात है। और एक चीज और आपको समझिए आप एक चीज और समझिए। आप कह रहे हैं हाँ, कि उन्होंने देखा देखी कर दिया, कई बार चीजें देखा देखी नहीं होती हैं। एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में कई जगह पे नियम बदले जाते हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे देखा, हमने किसान कानून में भी देखा, एक के बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग कानूनों में बदलाव किए जा रहे थे। तो कई बार ये भी होता है कि एक 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 कानून के अलग, अभी बीच में अभी जो थोक में कानून, जब अविश्वास प्रस्ताव पे बहस हो रही थी, तो जो कानून बंद किए गए, पुराने वाले रद्द किए गए, सारे व्यापार से जुड़े हुए कानून थे। उसके बाद में तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि आदमी की जान भी चली जाए तब भी सजा नहीं होगी उद्योगपति को। तो कानून बदले जाते हैं तो वो सिंक्रोनाइजेशन में बदले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि सेबी ने जो बदला कानून, वो देखिए आखिर में इस देश की सभी संस्थाएं इस देश के लिए काम कर रही हैं। अगर देश की दिशा बदलती है तो वो सारी कंपनियां, इस देश में ही हड़ताल करना एक अधिकार था, नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार था। इसी देश में एक समय वो आया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अधिकार नहीं, हड़ताल करना गलत है। तो उस हिसाब से भी जो सेबी जैसी संस्थाएं बदलती हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें सेबी, लेकिन पीछे भी कुछ, बहरहाल जो कुछ करना पड़ेगा भारत के कानून के हिसाब से करना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर उससे अलग गए हैं तो गड़बड़ है। लेकिन असल चीज ये है कि वो जो दोनों लोग हैं, उन दोनों लोगों के पास किसका ऐसा पैसा आया है। और ये अब जो बहुत सारे कानून बदले गए हैं, बहुत सारे अधिकारियों को जो उसकी जांच से जुड़े हुए थे, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ट्रीट किया गया है, उनको अतिरिक्त उनका एक्सटेंशन बढ़ाया गया है, बहुत सारी जांचों को इधर उधर किया गया है। ये सब चीजें मिला के एक बड़ा खतरनाक तस्वीर पेश करती हैं, जो इस चुनाव के, आने वाले चुनाव के पहले मोदी सरकार को घेरेंगी। क्योंकि अभी तो ये रिपोर्ट आई है, अब इस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स शुरू हो गई, इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई चीजें निकाली जाएंगी। और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये सोरोस का मामला है या इसका मामला है उसका मामला है।
लेकिन एक चीज राजीव जी बताइए कि ये पूरा जो सिस्टम है, जो जांच हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा मामला हो रहा है, इस सब के बाद में जो सबसे बड़ा संकट है, साख का संकट, इन पार्टियों की साख का नहीं, इस देश की साख का संकट। साख बच पाएगी देश की संस्थाओं की, हमारी संवैधानिक संस्थाओं की? देखिए, ये अब हम लोग हंसी के पात्र तो बन गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हिंडनबर्ग ने जैसे जिस लैंग्वेज में रिपोर्ट लिखा भी था कि राजेश अदानी जैसा आदमी गिरफ्तार होता है 2010 में, दूसरे देशों में यदि इस तरीके से कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव अरेस्ट होता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। पर इंडिया एक ऐसा देश है जहां प्रमोशन मिल जाता है और वो आदमी जो है डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है। तो आई मीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे तो मतलब हमारा मजाक तो उड़ी गया है, इसमें कोई सवाल नहीं है। अब यही है कि भाई अगर हमको विश्वास विश्वसनीयता अपनी बनाए रखनी है तो हमको इस केस को एक लॉजिकल एंडिंग तक लेके जाना बहुत जरूरी है। हम राष्ट्रीयता के साथ में पेट्रियोटिज्म के साथ में जोड़कर इस मामले को गोलमोल घुमा दे। अब हर देखिए हर जगह जॉर्ज सोरस फंडेड मीडिया, जॉर्ज, अरे वो 92 93 इयर्स ओल्ड आदमी है यार, उसको आप 92 93 साल के आदमी को आप एक रावण बना के पेश कर रहे हो। उसको उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, उसने कभी स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में डेमोक्रेसी का ह्रास हो रहा है तो नहीं, वो हर दूसरा। उसका उसका देखिए, उसका वो ठीक है, उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसकी अपनी लाइफ हाँ, के अनुभव हैं, उनके स्टॉप सोरस लॉ तक बना हुआ है उसके अपने देश में, उसकी हाँ, अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस है। लेकिन बात यही है कि भाई ठीक है, सोरोस कह रहा है, कौन कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, क्योंकि मामला मेरे देश का है। हम्म, अब कोई आदमी कह रहा है कि आपके घर के अंदर जो है वो दाल जल रही है। अरे हम्म, भाई, दाल सही है, जल रही है कि नहीं जल रही है, इस पे ध्यान दो ना। कि तूने हम्म, कैसे कहा दाल जल रही है? ये तो गुप्ता जी बोल सकते थे, तेरी क्या हिम्मत है? ये कोई बात हुई क्या? कोई भी आदमी ध्यान दिला सकता है कि आपके देश में कुछ गड़बड़ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं तो वर्तमान में आपकी जो साख है, जो मनमोहन सिंह के टाइम पे भी आपकी साख थी, उसको भी 10 गुना बनाना पड़ेगा। और इससे तो हम्म, आपकी साख आधी भी नहीं रहने वाली है। जो जो स्थितियां ये बन रही हैं, जिस तरह का मैसेज जा रहा है, जो आदमी अपने 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़ रुपए, अभी लास्ट क्वार्टर में मेरे ख्याल से जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत ज्यादा गिर गया है एफडीआई हिंदुस्तान में। आप बताएंगे, आप चूंकि फाइनेंस के जर्नलिस्ट हैं। एफडीआई एफडीआई तो गिरा ही है। देखिए मजे की बात, जो हम एफडीआई एफडीआई करते हैं ना, एफडीआई का मतलब ये नहीं है कि हर बार कल कारखाने खोलने के लिए पैसे आ रहे हैं। एक सर्टेन लिमिट है। अगर उससे ज्यादा आपके स्टॉक में भी पैसे लग रहे हैं ना तो आप उसको एफआईआई ना बोल के एफडीआई आप बोलोगे। ओके। ओके। तो और आपने जो साख वाली बात बोली, देखिए मेरे को मतलब इस चीज में मुझे आयन रैंड का एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है जो उन्होंने बोला था, लिखा था कभी, कि कैपिटलिज्म विथ गवर्नमेंट हेल्प इज द वर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना। यानी आप सरकार की मदद से सारे अपने उद्योगों को बढ़ा रहे हो और आप अपने आप को कैपिटलिस्ट बोल रहे हो। इससे तो और ज्यादा खतरनाक जो है कोई और चीज हो नहीं सकती है। अदानी का मुद्दा देखिए क्यों इतना जोर पकड़ा, यदि शायद कोई और दूसरा ग्रुप रहता तो इतना जोर नहीं पकड़ता। क्योंकि यहां सीधे टाइप जो है वो इस सरकार के सर्वे सर्वा के साथ में है, जिन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। तो लोगों को उनके ऊपर में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर था। आपने वो ट्रस्ट फैक्टर को ब्रीच किया है बाय शोइंग कि कैसे एक कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन $8 बिलियन से $288 बिलियन हो गया विद इन 10 ईयर्स। 8 बिलियन से 288 बिलियन, और वो भी तब जब वो पूरा ग्रुप जो है वो रेगुलेटेड बिजनेस में है। मतलब अनाप शनाप कोई प्राइजेस नहीं बढ़ा सकते हो। आप पावर में हो, आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हो, आप पोर्ट में हो, ये सारे बिजनेसेस में पैसे जो है एक साल में 8 से 10%, 12% से ज्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो। तो आपका वैल्यूएशन क्यों फिर 8 बिलियन से 288 बिलियन हो गया है? ये अपने आप में एक सवाल है। नहीं, इतना और ज्यादा उससे भी कैसे बड़ा सवाल वैल्यूएशन? जो जो साख का सवाल है वो ये भी है कि अगर आप किसी देश में, कैपिटलिज्म के बेसिक्स हैं कि भाई अगर आप किसी देश में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको चाहिए होगा वहाँ पे न्याय। वो न्याय ये नहीं देखेगा कि ये भारतीय है विदेशी है। कोई आदमी आके अगर आपके पैसा लगा रहा है, कारोबार कर रहा है, तो उसको न्याय चाहिए। एक चीज, दूसरा उसको चाहिए समान लेवल प्लेइंग फील्ड। ऐसा नहीं भेदभाव हो कि ये फलां जी की कंपनी है तो इनको जो है सरकार से सपोर्ट मिलेगा, ये दूसरी कंपनी है तो इसको डुबा देंगे हम, या इसको मरने देंगे, या इसको परेशान करेंगे। ऐसा करेंगे तो आदमी यहाँ आने में डरेगा, उसको लग रहा है भाई आज मोदी जी की सरकार है, मैंने पैसा लगा दिया,
अब कल के दिन किसी और की आ गई और उसने हमारी लुटिया डुबो दी, तो वो चाहेगा कि देश में कानूनों का स्थायित्व होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह पैसा खिला खिला के काम हो रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जी जो साख है हमारे देश की, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस पूरे मामले से, उस खुलासे से। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जुडिशियल स्ट्रक्चर, लीगल कैसे मैटर को रिजॉल्व किया जाता है, आर्बिट्रेशन, ये सब तो कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब पैसा अपना डालते हैं तो वो उन इन चीजों को इंस्पेक्ट करते ही हैं। आप देखिए, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, बट उनके खिलाफ आवाज उठी। आज वो जो है प्रेसिडेंट थे, तब भी उन पे इंक्वायरी हुई और अभी तो वो बेल पे हैं, कोर्ट से बेल लेके हैं। तो वहां किसी ने नहीं मुद्दा उठाया कि ये तो पेट्रियोटिज्म है, अमेरिका पे हमला है, नेशनलिज्म है। यहाँ एक कॉर्पोरेट हाउस के ऊपर में सवाल उठाए जा रहे हैं और आप उसको भारत के साथ जोड़ दे रहे हो, आप उसको भारत बनाम विदेशी ताकतें कर दे रहे हो। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि आप चीजों को ट्रांसपेरेंसी से डील ही नहीं करना चाह रहे हो, आप इमोशंस पे खेलना चाह रहे हो। जब आप इमोशंस पे खेलना चाहोगे तो ये फाइनेंशियल स्कैंडल ऑटोमेटिकली एक पॉलिटिकल और सोशल स्कैंडल बन जाएगा। और ये लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्कैंडल को हम पॉलिटिकल और सोशल स्कैंडल बना दें, क्योंकि भारत सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। और जब भारत सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी तो वो कोलेटरल एडवांटेज हो जाएगा, हमको डैमेज नहीं होगा, एडवांटेज हो जाएगा। तो ये एडवांटेज जो हो है जाएगा। दूसरा, अडानी को फिर जो है वो एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो लगेगा कि भाई अब अडानी, सरकार अपने आप को बचाएगी तो अडानी को साथ साथ बचाना ही पड़ेगा उसको। एग्जैक्टली, अडानी अडानी बोलेगा कि भाई मेरे को थोड़ा ना बचा रहे हो, आप तो अपने आप को बचा रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए आपको हमको बचाना ही पड़ेगा। तो और देखिए, बीजेपी के भी अंदर एकदम शून्य बटा सन्नाटा, एकदम शांति फैली हुई है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि सीधा जो टॉप पे आदमी बैठे हैं दोनों, ये दोनों के साथ में ही इनके कनेक्शन है। तो अब हम इसमें क्या बोलें? आप देखिए, एकदम शांति एकदम फैली हुई है अदानी के ऊपर में। यही अगर कोई नीचे के कोई या 5वें 10वें पायदान पे बैठे हुए किसी बीजेपी पॉलिटिशियन का अगर लिंक रहता, तो अभी आप देखते ये मुद्दा कैसे जोर शोर से गर्माता। बहरहाल अब जो एक भी दो है, लेकिन ये कम से कम मसला जो आया है सामने, ये जो नया एक्सपोजे आया है, इसने ये साफ कर दिया है कि ये मामला जो अडानी वाला, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों के, एक तो इन्होंने कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, अंदर बातचीत, मेल वेल, अंदर की चीजें, वो सारे डॉक्यूमेंट हैं उनके पास। एक चीज तो ये है जो उसने नहीं दिए थे हिंडनबर्ग ने, उसने कहा था कि आप हमको चुनौती दो, हमारे खिलाफ केस करो, फिर हम पेश करेंगे। तो केस तो इन्होंने किया नहीं है। एक तो चीज ये है। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है और सरकार के अंदर जिस तरह से अडानी साहब को सपोर्ट किया गया है, ऐसे जो आरोप लगाए गए हैं इस रिपोर्ट में, वो नई चीज है। और ये दोनों चीजें मिला के, और इन सबसे ऊपर एक तीसरी नई चीज है कि सर पे चुनाव है और मोदी जी का जो एनडीए है और इंडिया है, उनके बीच में अब 2% का पॉपुलरिटी का फासला बचा हुआ, 2% वोट का। अभी मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ था इंडिया टुडे ग्रुप का, सी वोटर के साथ में। तो हालात तेजी से बदल रहे हैं और ये जो बदलाव है ना, ये एक बड़े बदलाव की तरफ भी ले जा सकता है। और ये इस पे डिपेंड करेगा बीजेपी कैसे इसको हैंडल करती है। और पहले वाला मामला नहीं है कि मोदी मतलब नेशन। आज मोदी पे अगर सवाल उठते हैं, आरोप लगते हैं, तो उतने ज्यादा लोग ये नहीं कहते कि ये इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, ये करने की कोशिश हो रही है। लोग सुनते हैं और ये एक अपने आप में खतरनाक चीज हो सकती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बताएं। और ये रिपोर्ट भी लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। एल्गोरिदम चेंज हुआ है यूट्यूब का, इसलिए नोटिफिकेशन लोगों के पास कम जा रहे हैं। तो आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।